अब देखिए प्रश्नावली 1.2 के बेसिक और उदाहरण। तो देखिए यहाँ पर अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है, अद्वितीय गुणनखंड होता है। कह रहा है कि इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई अंक है, भाज्य संख्या, कोई भाज्य संख्या अंक है। अब 20 हम मान लिए, इस 20 का हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। अभाज्य संख्या मतलब उसमें कोई किसी संख्या से भाग न जाए, उसी को अभाज्य कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इतना ये छोटा हो गया, कहने का अभाज्य का मतलब यही है कि अब इतना छोटा हो जाए, इसको इस गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये भी कह रहा है कि और यह गुणनखंड अद्वितीय होगा, यह एक गुणनखंड अद्वितीय हो गया। इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में है। अब क्रम का मतलब ये कह रहा है कि अगर हम इसको लिख दे 5 गुणे 2 गुणे 2, इसको ध्यान नहीं देना है। चाहे आप किसी तरह से लिखेंगे, इसका जब गुणा कराएंगे तो 20 ही आएगा। ठीक है, तो इसे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं, अर्थात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। अब कोई भी अंक अगर लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ऐसे मान लीजिए कुछ लिखा है, तो चाहे आप इसको 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 लिखिए, गुणा कराएंगे सेम उतना ही आएगा। इसके क्रम पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक चीज़ और, अगर ये लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात पर 2 गुणे 3 की घात पर 1। अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सवाल। ठीक है, तो हम एक कुछ इसका उदाहरण सूत्र हम बता देते हैं कि इसमें अगर इस सूत्र का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इसमें देख लेंगे। तो देखिए होता है, मान लीजिए कि हम लोगों के पास ए और बी 2 अंक दिए हुए हैं और इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। तो हम ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एक सूत्र होता है, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ ए बी का गुणे एलसीएम या एलसीएम इस ए बी का, ए और बी का, ठीक है, के बराबर होता है। ठीक है, ये पहला हो गया। बात समझ में आ गया। मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, या हम इसको लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का, हाँ ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, हम इसको पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं। ये हो गया। और नहीं तो यदि ये पहला हो गया, दूसरा नंबर अगर कह दिया कि पहली संख्या बराबर, तो हम लिखेंगे कि लस गुणे मस बटा में दूसरी संख्या। ये सारी वीडियो मैं बेसिक सूत्र के वीडियो वाले में, वीडियो लेक्चर में सब कुछ समझा दिया हूँ। ठीक है, उदाहरण के साथ में। ये देखिए तीसरा नंबर, अगर इस प्रकार से पूछ दिया कि दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या का सूत्र होता है दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस बटे में पहली संख्या। ठीक है,
लस गुणे मस बटा में पहली संख्या। ठीक है, और नहीं तो ये चौथा देखिए, अगर पूछ दिया कि मस बराबर या लस बराबर, लस बराबर तो हम लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में मसप। अब देखिए ये हम लिख कहाँ से रहे हैं, तो इसी पहले वाले सूत्र से। अगर पहली संख्या पूछा तो दूसरी संख्या को इधर ले जा करके भाग कर दीजिए, दूसरी संख्या पूछा तो पहली वाली संख्या को इधर ले जा करके भाग कर दीजिए, लसा पूछ रहा है तो इधर को इधर ही रहने दीजिए, मसा को ला करके भाग कर दीजिए। अब यदि मसा पूछेगा तो लसा इधर ला करके भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाँचवा नंबर। तो पाँचवा नंबर होगा कि मसा बराबर, तो अब हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में, ये मसा है तो यहाँ लसा लिख दीजिए। समझ में आ रहा है? तो ये सूत्र हम लोगों के काम आएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखिए उदाहरण नंबर पहला, मतलब उदाहरण नंबर 5वां, इस वीडियो का उदाहरण नंबर 5वां, मतलब इस प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 5वां। देखिए, अब देखिए संख्याओं 4 के घात पर n पर 4 के घाते n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए n की घात पर 4 की घात पर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। तो देखिए इसका हम हल करेंगे कैसे। देखिए, तो एक नियम होता है कि यदि आधार का अभाज्य गुणनखंड में 5 हो तो वह संख्या या वह अंक जो कुछ भी हो, तो वह अंक शून्य पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक नियम होता है। जैसे अब देखिए यहाँ पर 4 की घात n कहा है, तो जो ये आधार है, इस आधार का जब हम गुणनखंड कराएंगे तो इसमें 5 कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो जब 5 नज़र नहीं आ रहा है तो कहेंगे कि यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। लिख देंगे कि यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा, अर्थात 4 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें 5 कहीं नहीं है, इसलिए क्या है, इसके जो 4 है, इस 4 का अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 2 गुणे 2 ही है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के घात पर 2 घात पर n, या हम लिख सकते हैं 2 की घात पर 2n। अब देखिए ये गुणनखंड क्या है, 5 नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, अब देखिए उदाहरण नंबर 6, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए LCM और HCF ज्ञात करना है, तो 6 और 20 इसका गुणनखंड विधि से, तो ये गुणनखंड विधि है, 2 गुणे 3
और यहाँ पर 2 दूनी का 4, 5 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लसा। लसा को हम कहते हैं LCM। तो हो जाएगा कितना लसा। अब देखिए ये कट रहा है तो कटा करके लिख दीजिए, ये नहीं कट रहा है इसको भी लिखिए, नहीं कट रहा है इसको भी लिखिए, 5 भी नहीं कट रहा है इसको भी लिखिए और गुणा करा करके लिख दीजिए। कितना होगा, 2 दूनी के 4 तिहाई 12 पंचे 60। तो LCM हो जाएगा ये 60। ठीक है। अब HCF निकालना है तो HCF मतलब होता है मसा। तो मसा को हम कहेंगे जो कट रहा है वही केवल हमारा मसा हो जाएगा। ठीक है, जो कट रहा है वही केवल मसा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही दोनों में है, 2 कट रहा है तो ये 2 हमारा क्या होगा, मसा होगा। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए ये अगला प्रश्न है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए इसका हम LCM और HCF निकालेंगे। ठीक है। देखिए छियानबे और 404। तो 96 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 3। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, तिहाई 96। ठीक है। अब देखिए 404 तो 2 गुणे 2 दूनी के 4, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं गुणे 101। ठीक है। और इसका निकालेंगे LCM लसा। तो देखिए LCM होगा तो कटाइए, ये कट रहा है ये भी कट रहा है तो लिखेंगे 2 गुणे 2। अब जो नहीं कट रहा है सारी लिख दीजिए, जो नहीं कट रहे हैं। देखिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101। ठीक है। गुणा कराएंगे तो ये गुणा कराएंगे, इसका गुणा कराइए, इसका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF और फिर इनका LCM भी ज्ञात करना है। तो LCM निकाल लीजिए, पहले गुणा करा दीजिए। 2 दूनी का 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, 32 तिहाई 32 में 3 से गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 दूनी के 6, 96 और इसमें 101 में किसी भी संख्या से अगर गुणा करना होता है तो इसी संख्या को 2 बार लिख देते हैं, ये नियम है एक। ठीक है। तो हो जाएगा 96 96। ठीक है। तो ये हमारा LCM हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गया। अब देखिए इसका निकालना है क्या चीज़, HCF। HCF मतलब मसा। अब मसा निकालना है तो जो कट गया है उसी को लिख दीजिए। तो 2 कट गया है 2 बार तो 2 गुणे 2 तो हो जाएगा 2 दूनी के 4 और ये हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए उदाहरण नंबर 9। देखिए उदाहरण नंबर 9। देखिए कह रहा है कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब देखिए 8वां नंबर उदाहरण, 6, 72 और 120, इसका हम गुणनखंड कराएंगे तो 2 गुणे 3। इसका जब गुणनखंड कराएंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 3 के 24, तिहाई 72। और इसका कराएंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, 3 गुणे 5, 2 दूनी के 4,
दूनी के 8 तरीके 24, 24 पाँचे 120। अब देखिए इसका निकालना है LCM लसा। ठीक है, देखिए ये कट रहा है तो लिख दीजिए 2, ये भी कट रहा है लिख दीजिए 2, ये भी कट रहा है लिख दीजिए 2, ये 3 कट रहा है तो लिख दीजिए 3, ये 3 है लिख दीजिए 3, यहाँ पर 5 है ये भी 5 लिख दीजिए। गुणा कराएंगे तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8, त्रिके 24, यानी 72 पंचे 360। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। और HCF निकालना है, मतलब महत्तम समापवर्तक। तो जो अगर तीनों में जो जो अंक कट रहे हैं उनका गुणा करा करके आंसर लिख देंगे। तो 2 3 6, तो आंसर इसका HCF होगा 6। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से सारा उदाहरण इस प्रश्नावली के समाप्त हुए। अब अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 के पहले प्रश्न से लेकर और पूरे उस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट तक। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न समझ में आए होंगे, और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने क्लास के सभी बच्चों में भी शेयर अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।